Hello friends, welcomes to our channel Monk's Mind, cultivating awareness one lesson at a time। अगर आप यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हो तो आप भी एक साधु से कम नहीं हो, आप भी एक तपस्वी हो। तो हम शुरू कर रहे हैं पॉलिटी से। पॉलिटी कुछ नहीं होता यूपीएससी में, कॉन्स्टिट्यूशन ही पॉलिटी है। और पॉलिटी में भी हम शुरू करेंगे बेसिक फैक्ट से। तो बिफोर वी स्टार्टिंग बेसिक फैक्ट्स, आपको ये पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। तो जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक डॉक्यूमेंट है। ये वो डॉक्यूमेंट है जो गवर्न करता है लैंड को। जो किसको गवर्न करता है? लैंड को। अब यहाँ लैंड मतलब क्या? टेरिटरी। लैंड मतलब एक क्षेत्र जिसमें एक सरकार चल रही है, लोग रह रहे हैं, है ना, पूरी व्यवस्था है। तो अगर इसकी हम डेफिनेशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन को दो तरीके से डिफाइन किया जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नथिंग बट अ फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड। तो फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड, अगेन यही बात हो रही है ऊपर वाली। और दूसरी बात जो बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, इट इज़ अ कोडिफिकेशन। इट इज़ अ कोडिफिकेशन डॉक्यूमेंट ऑफ लॉ। तो अगेन सेम बात हो रही है। कोडिफिकेशन मतलब एक जगह चीज़ों को लाके रख दिया है। तो वो हमारा क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या डेमोक्रेसी के लिए होता है? नहीं। जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेसी के लिए भी हो सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन आपका मोनार्की के लिए भी हो सकता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन किसके लिए होता है? कॉन्स्टिट्यूशन चाहे आप डेमोक्रेटिक कंट्री हो तब भी आपको कॉन्स्टिट्यूशन की नीड होती है, चाहे मोनार्की हो, मोनार्की मतलब राजा रजवाड़े, तब भी आपको कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत होती है। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ बाहुबली मूवी का, तो बाहुबली मूवी राजा वाली मूवी है। उसमें जब वो देवसेना के सामने या वो जो सभा वाला सीन होता है, वो गर्दन काटता है देवसेना के लिए, तब उसकी राजमाता क्या बोलती है कि महामंत्री देखकर बताओ कि हमारे संविधान में इसकी क्या सजा है। तो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन सबके पास होता है, ठीक है। तो हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो जनरल फैक्ट्स है, हमको पता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लाइव और हैंडरिटन है, आगे हम डिस्कस करेंगे। वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट है, 60 से ज़्यादा देशों से इंस्पिरेशन ली हुई है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के 283 मेंबर्स ने साइन करा है, ये भी हम आगे देखेंगे। जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। अब मेन मुद्दा ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है हमारा, कॉन्स्टिट्यूशन का पर्पस क्या होना चाहिए? हम एक कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है? तो देखो, मेन जो पर्पस होता है कॉन्स्टिट्यूशन का वो होता है मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द कंट्री। मेन पर्पस क्या है? लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। अब लॉ एंड ऑर्डर तो क्या, रीजन भी मेंटेन करता है, अपने लोगों को बताता है कि सही चीज़ क्या है, गलत चीज़ क्या है। तो रीजन भी तो क्या कर रहा है? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहा है। बट ये किसका कर रहा है? ये पूरे देश का कर रहा है। और ये किसका करता है? एक पर्टिकुलर समुदाय का, सोसाइटी का, इंडिविजुअल्स का। तो रिलीजन और कॉन्स्टिट्यूशन एक दूसरे से रिलेटेड है, बिल्कुल। तो हम बोल सकते हैं क्या रिलीजन फ्रेंड है कॉन्स्टिट्यूशन का? हाँ। फिर देखो, अगर हम यूरोप की बात करें तो यूरोप में पहले चर्च जो था, चर्च एडमिनिस्ट्रेशन में घुसा हुआ था। बट बाद में जो वेस्टर्न मॉडल है वो बिल्कुल अलग हो गया, रिलीजन अलग है और एडमिनिस्ट्रेशन अलग है। तो क्या हुआ? देखो, स्टार्टिंग में चर्च ही क्या करता था? एडमिनिस्ट्रेशन को देखता था। और जब चर्च एडमिनिस्ट्रेशन को देखता था तो चर्च इंडिविजुअल के ऊपर क्या लगाता था? टैक्स। और उस पैसे से चर्च खुद इंजॉय कर रहा था। तो जब लोगों के पैसे से, मतलब कोई बंदा कमा के ला रहा है, वो चर्च को दे रहा है, चर्च खुद इंजॉय करे जा रहा है, तो क्या उसको पसंद आएगा? नहीं। लोग इरिटेट हो गए। और जब लोग इरिटेट हुए तो रिलीजन और एडमिनिस्ट्रेशन एक दूसरे से अलग हो गए। लोगों ने क्या कर दिया? विद्रोह किया। लोग रेबल हो गए, है ना, रिवॉल्यूशन हुआ। और यहीं से क्या निकल के आता? सेकुलरिज्म का। देखो, सेकुलरिज्म का मतलब क्या होता है? सेकुलरिज्म को हिंदी में कहते हैं धर्मनिरपेक्ष, है ना। तो अब एक जो सेकुलरिज्म है वो भी अलग अलग मॉडल होता है, वेस्टर्न अलग होता है, ईस्टर्न अलग होता है, हम देखेंगे। बट इतना याद रखो कि सेकुलरिज्म मतलब होता है कि आप हर रिलीजन को इक्वली ट्रीट कर रहे हो। दो सोर्स होते हैं, रिटन और अनरिटन, आगे हम इनको भी डिस्कस करेंगे। इंडियन जो सेकुलरिज्म है वो अलग है वेस्टर्न मॉडल से, ठीक है। अब देखो, वेस्टर्न मॉडल से क्योंकि जो वेस्ट का सेकुलरिज्म है उसमें जो चर्च है, मतलब जो रिलीजन है, रिलीजन बिल्कुल अलग है किससे? एडमिनिस्ट्रेशन से। ये अपना काम अलग करता है, ये अपना काम अलग करता है। चर्च इसके काम में इंटरफेयर नहीं करता, ठीक है। तो मतलब चर्च इज़ नॉट अलाउड टू इंटरफेयर इन द एडमिनिस्ट्रेशन और एडमिनिस्ट्रेशन इज़ ऑल्सो नॉट अलाउड टू इंटरफेयर इन द चर्च मैटर। बट हमारे इंडिया का जो सेकुलरिज्म है वो अलग है। हमारी गवर्नमेंट क्या करती है? सब्सिडीज़ देती है। कोई हज यात्रा पे जाता है उसको सब्सिडी मिलती है, मानसरोवर यात्रा के लिए जाता है उसको सब्सिडी मिलती है। मतलब हमारी सरकार तो इंटरफेयर कर रही है। तो क्या हमारा धर्म भी इंटरफेयर कर सकता है हमारी सरकार के मैटर्स में? नहीं। मतलब एडमिनिस्ट्रेशन तो हमारा इन्वॉल्व है रिलीजन के अंदर,
पर हमारा रिलीजन इन्वॉल्व नहीं हो सकता एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। और यही क्या है, यही इंडिया का सेकुलरिज्म है। तो फिर लोग क्वेश्चन पूछते हैं, तो योगी जी भगवा पहनकर क्या कर रहे हैं? देखो वो इंडिविजुअल चॉइस है, इस पर अपनी डिबेट होती है ना, तो ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को चैलेंज करने वाली बात है। ठीक है, अब देखो सोर्स ऑफ लॉ की बात होती है ना। तो सोर्स ऑफ लॉ मैंने बताया था दो होते हैं कि भाई आपका कानून का सोर्स क्या है। या तो हमारा रिटन लॉ होगा या अनरिटन होगा। अब अनरिटन का मतलब यह नहीं है कि वो लिखा ही नहीं गया हो। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अनरिटन का मतलब है वह लिखा ही नहीं गया हो। तो देखो रिटन हम किसको कहते हैं? रिटन मतलब हम कहते हैं जिसकी एक सिंगल कॉपी हो, वो डॉक्यूमेंट जिसकी एक सिंगल कॉपी हो, मतलब सारे लॉ कोडिफाइड हो एक ही जगह, सारे लॉ एक ही जगह कोडिफाइड हो, रिजिड मतलब आसानी से चेंज नहीं होता हो। और जो गवर्नमेंट होगी उनकी गवर्नमेंट कैसी हो सकती है? उनकी गवर्नमेंट फेडरल भी हो सकती है, यूनिटरी भी हो सकती है। फेडरल मतलब क्या होता है? फेडरल मतलब होता है जहाँ पे जो पावर होती है, पावर हमारी डिवाइड होती है। पावर क्या होती है? डिवाइड। और पावर किस किस के बीच में डिवाइड होती है? पावर डिवाइड होती है सेंटर और स्टेट के बीच में। तो सोर्स ऑफ लॉ, ठीक है, तो सोर्स ऑफ लॉ में हम क्या देख रहे थे अभी? हम देख रहे थे रिटन। और रिटन के लिए हमने क्या देखा है कि जो रिटन है वो सिंगल कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट होता है, कोडिफाइड होता है, रिलीज होता है। हमारी जो सरकार है फेडरल हो सकती है, मतलब जो पावर है, पावर सेंटर और स्टेट इनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होती है, उसको क्या कहते हैं? हम फेडरल कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम होता है। अब देखो जहाँ पावर डिस्ट्रीब्यूट है वहाँ सुप्रीम कोर्ट को चेक करना पड़ेगा कि भाई अपने अपने स्पेयर में काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, है ना। तो जुडिशरी के पास पावर होती है। क्लियरली डिस्टिंक्शन होता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ कौन से है, आपके अदर लॉज कौन से हैं इनके बीच में। दूसरा क्या बचता है? अनरिटन लॉ। अब अनरिटन लॉ में कोई सिंगल डॉक्यूमेंट तो होता नहीं है हैंडल करने के लिए, मतलब जो चीज़ें हैं वो अलग अलग प्लेस पे लिखी गई है। कुछ चीज़ें यहाँ लिख दी, कुछ चीज़ें इस बुक में लिख दी, कुछ चीज़ें इस बुक में लिख दी, तो मतलब जो चीज़ है वो कोडिफाइड नहीं है, ना ही एक प्लेस पे है। इनका इंटरप्रिटेशन फ्लेक्सिबल होता है, बिल्कुल। अब देखो इंटरप्रिटेशन एक तो हो गया कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें लिखा ही हुआ है, वो तो आपने पढ़ के बता दिया, इसका मतलब ही नहीं निकल सकता दूसरा। बट अब अलग अलग जगह पे लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है? आपको इंटरप्रिटेशन भी अलग अलग टाइप से करना पड़ेगा। तो फ्लेक्सिबल इंटरप्रिटेशन है। गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर सिर्फ यूनिटरी रहता है, गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर यूनिटरी रहता है, क्योंकि फेडरल अगर होगा तो पावर विभाजित होंगी, डिवीजन होंगी। और पावर डिवीजन होंगी, और ये देखने के लिए कि पावर सही से डिवीजन है तो सुप्रीम कोर्ट की जरूरत पड़ेगी। बट यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम ही नहीं है। यहाँ सुप्रीम कौन है? यहाँ सुप्रीम है पार्लियामेंट। इसका मतलब जुडिशरी के पास कैसी पावर है? लिमिटेड पावर है जुडिशरी के पास। ना ही कॉन्स्टिट्यूशन लॉ क्या है, स्टैट्यूटरी लॉ क्या है, इनके बीच में क्लियर डिमार्केशन है ही नहीं। और इनकी पार्लियामेंट ही क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल है। ठीक है, तो हमको पता है, हमने देखा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या बना। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड भी है, आसानी से चेंज नहीं होता, और फ्लेक्सिबल भी है, हमारे अमेंडमेंट भी होते हैं। अब इसमें दोनों टाइप के फीचर हो गए, मतलब इसके अंदर अगर आप देखोगे तो फेडरल वाला फीचर हो गया रिजिड, फ्लेक्सिबल वाला फीचर हो गया यूनिटरी। तो इसलिए हमारा कौन सा सिस्टम है? क्वासी जुडिशल। तो हमारा कौन सा सिस्टम है? सॉरी, क्वासी फेडरल। ठीक है, अब देखो जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो हमने देख लिया लाइव है। अब देखो लाइव मतलब क्या होता है? जीता जागता। लाइव मतलब जीता जागता। जैसे हमारी बॉडी है, ओवर टाइम ग्रो करती है, हाइट बढ़ती है, वेट बढ़ती है ना, चीज़ें चेंज होती रहती है। मतलब जो बॉडी कंपोजिशन है वो चेंज हो जाती है ओवर पीरियड ऑफ टाइम। तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन भी चेंज होता है? बिल्कुल। ये कैसे चेंज होता है? थ्रू अमेंडमेंट्स, है ना। तो अमेंडमेंट के थ्रू हमारा कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो जाता है। ठीक है, सोर्स ऑफ, ये हमने देखा था 60 से ज़्यादा देशों से हमने इंस्पायर है। अब देखो इंस्पायर्ड इज एग्जैक्टली वर्ड, है ना। अगर आप इसके लिए कॉपीड वर्ड यूज़ करोगे तो कॉपीड थोड़ा ठीक वर्ड नहीं होता। ठीक है, तो इंस्पिरेशन हमने लिया, मोस्टली ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पिरेशन लिया। अब ब्रिटिश से क्यों ली? क्योंकि हमारा जो इंडिया था वो ऑलरेडी ब्रिटिश की कॉलोनी था, और ब्रिटिश जो फ्रेमवर्क था इंडिया में चल रहा था। हैंड रिटन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये हमारा डॉक्यूमेंट हैंड रिटन है, मतलब इसको टाइप नहीं करा गया, प्रिंट नहीं करा गया, तो किस बंदे ने इसको लिखा है? ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है। अब देखो इसको जो लिखने वाले बंदे हैं उसका हम आगे हम नाम देखेंगे। ठीक है, हैंड रिटन ही याद रखो। ठीक है, हालांकि शांति निकेतन से जुड़े हुए बंदे थे। ठीक है, उनका नाम था प्रेम बिहारी नारायण राजदा। ठीक है, तो हैंड रिटन की भी मैं बात करूँ तो जिन्होंने लिखा था उनका नाम था प्रेम बिहारी नरेण
रायज़ादा कुछ करके उनका नाम था, एग्जैक्टली यही नाम था, प्रेम बिहारी नारायण राजा। तो इन्होंने अपने हाथ से लिखा था, मतलब प्रिंटेड नहीं है ना, एक यूनिक कैलीग्राफर स्टाइल इसमें की गई है। कितने लोगों ने साइन करा था? 283। ये हमने देख लिया था कि 283 मेंबर्स ने इसको साइन करा था। अडॉप्ट कब करा गया? देखो, अडॉप्ट और फोर्स ये अलग अलग डेट है। अडॉप्ट हमने करा था 26 नवंबर 1949 को, है ना, और फोर्स हमने कब करा था? 26 जनवरी 1950 को। इसके पीछे क्या डेट है? पूर्ण स्वराज वाली। अब देखो, कांग्रेस की एक हैबिट थी कि कांग्रेस दिसंबर में मिलती थी और नेक्स्ट ईयर का रिजोल्यूशन बनाती थी, मतलब न्यू ईयर प्लान बनाती थी। तो जब ये 1929 में लाहौर में मिले थे, लाहौर रिजोल्यूशन जो था, या लाहौर की इनकी मीटिंग थी, जब वो पास कर रहे थे, तब इन्होंने कहा था कि नेक्स्ट जो मंथ होगा, मतलब जनवरी का जो मंथ होगा, उसका लास्ट संडे होगा, उसको हम आज़ादी मनाएंगे, है ना। तो पूर्ण स्वराज डे उन्होंने मनाया था। बट बाद में हमने इंडिपेंडेंस डे तो 15 अगस्त कर दिया था। तो इस डेट का क्या करते, इसको हमने क्या चूज़ कर लिया? इसको हमने रिपब्लिक डे की तरह चूज़ कर लिया। लॉन्गेस्ट हमने देख लिया था। डॉक्टर BR अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे, हमको पता है। फर्स्ट लॉ मिनिस्टर भी थे इंडिया के, एक इकोनॉमिस्ट और एक सोशल रिफॉर्मर भी। तो इनको क्या बोला जाता है? फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की बात करें तो पहली बार जो हमारा तिरंगा था वो पूर्ण स्वराज के दिन फहराया गया था, ठीक है। नेशनल सिंबल्स की बात करें, जनगण मन है। जनगण मन को किसने लिखा है? ये सबको पता है, रविंद्रनाथ टैगोर ने। ये भी पता है कि बंगाली में लिखा था, बट मेन मुद्दा आता है कि इसको हिंदी में ट्रांसलेट कब करा था और किसने करा था। हिंदी में ट्रांसलेट 1911 में अबिद अली ने करा था। तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि 1911 में और अबिद अली ने इसको ट्रांसलेट किया था। इंडियन नेशनल फ्लैग की बात करें तो इंडियन नेशनल फ्लैग में 3 कलर है, सबको पता है। तीनों के अपने इंपॉर्टेंस है। सैफ्रॉन करेज और सेक्रीफाइस को दर्शाता है ना। वाइट पीस और ट्रुथ को दर्शाता है। ग्रीन समृद्धि को दर्शाता है। चक्रा जो मिडल में है वो धम को दर्शाता है। धम मतलब क्या होता है? राइटनेसनेस, धर्म को ना, ठीक है। और जो ये हमारा है, जो हमारा तिरंगा है, इसको कंसेप्चुलाइज किसने करा था? इसको कंसेप्चुलाइज एक बंदे ने करा था जिनका नाम था पिंगली वेंकैया। अब जो पिंगली वेंकैया जो बंदे थे, ये साउथ के बंदे थे। पिंगला जो वेंकैया है ये साउथ के, मतलब आंध्र प्रदेश के थे। और आंध्र प्रदेश में भी ये थे मछलीपट्टनम से। बाय ऑक्यूपेशन ये क्या है? फार्मर थे। तो मतलब हमारा जो झंडा है उसका कॉन्सेप्ट किसने दिया है? पिंगाली वेंकैया ने दिया है, जो एक फार्मर है, एक किसान है ना। तो अगेन मंक्स माइंड पे आने का धन्यवाद। अब यहाँ से आपको क्या करना है? देखो, आपको जो करना है, व्हाट यू हैव टू डू, आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। मैंने अपना काम कर दिया, ये आप लोगों का काम है। थैंक यू।